नमस्कार। हम पेपर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि सीटेट में पूछे जाते हैं या आप कहें टेट में भी पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट कौन सा आप कहेंगे? सब्जेक्ट कौन सा है? तो सामाजिक अध्ययन। ओके, सामाजिक अध्ययन में क्या है? तो चलिए ये भी हम जान लेते हैं। सामाजिक अध्ययन में आप देखेंगे पिछले बार हमने कौन सी वीडियोस की बात की थी? हमने इतिहास। ओके, इतिहास के पेपर के यानी कि हमने बात की थी हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री पे 3 वीडियोस मेरे बनाए हुए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। उसमें सीटेट 2024 यानी कि 2024 के नाम से हिस्ट्री पे खुला हुआ है। अदरवाइज आप चाहे तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू आप हिस्ट्री का देख सकते हैं। अभी जो ये वीडियो बन रहा है, ये वीडियो आपका भूगोल का बन रहा है। ओके, यानी जियोग्राफी का, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं। तो भूगोल के हम 60 क्वेश्चन को देखेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड है, और बेस्ड मतलब बेस्ड होता है यानी कि शुरुआत से लिया हुआ। ओके, शुरुआत में क्वेश्चन इजी लग सकते हैं, लेकिन जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। यही सब पूछे जाते हैं, पूछे गए थे सीटेट में, पूछे जाएंगे, क्योंकि अदर बाहर से सीटेट में नहीं पूछा जाता। जो भी पूछता है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछता है, और एनसीईआरटी ही बेस्ड पूछता है। इसलिए हम एनसीईआरटी बेस्ड शुरू से लेकर के भूगोल के शुरुआती दौर से कहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं, कहाँ से बन सकता है, पूछ कहाँ से सकता है, हर वो बेसिक को, कंसेप्ट को शुरू से ही क्लियर करते हुए या पढ़ते हुए चलेंगे। ओके, यदि आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 का, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो चलिए हम समय न गवाते हुए डायरेक्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर कि क्वेश्चंस क्या कहा जाया जा रहा है। सबसे पहली बात कि हम जिस तरीके से ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ये कौन सा है? ये भूगोल। तो भूगोल के आपको इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को प्राप्त होंगे। 60 क्वेश्चन मैं लाई हूँ, बेसिक लेवल से है। कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे कि हाँ आपको आते हैं, डोंट वरी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेसिक लेवल सब पढ़े हुए हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सारी चीज़, सामाजिक अध्ययन आप जान रहे हैं। जो जान रहे हैं बहुत अच्छा, नहीं जान रहे हैं सो इन वीडियोज़ के माध्यम से आप जान जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो जिस प्रकार से सामाजिक अध्ययन सीटेट का हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सोलर सिस्टम से। ओके, जो कि 6 लेवल से, जहाँ से बेस से स्टार्ट होता है, सोलर सिस्टम यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी हमारा टोटल ब्रह्मांड से रिलेटेड हर क्वेश्चन को दिया जाता है। तो इन्हीं से आपको एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन देखने को प्राप्त होंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देख सकते हैं, क्योंकि इनमें से एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और हो सकता है पूछे जाने के चांसेस हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सूर्य, चंद्रमा तथा वह समस्त वस्तुएं जो रात्रि में आकाश में चमकती है, उनको क्या कहा जाता है? ऑब्वियसली क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मांड कहा जाता है, ऑप्शन बी तारे कहा जाता है, ऑप्शन सी उल्का कहा जाता है, ऑप्शन डी खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो चलिए इनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि आखिर में होता क्या है। जो कि हमें आकाश में आप देखते हो सूर्य। ओके, सुबह सुबह उठते के साथ आपको सूर्य दिखते हैं, रात को आपको चंद्रमा दिखती है। समस्त वस्तुएं यानी इसके अलावा भी, सूर्य चंद्रमा के अलावा और भी बहुत कुछ होते हैं आकाश में, जो कि आप देख सकते हैं रात्रि में, जैसे कि तारे, है ना। बहुत अलग अलग प्रकार के तारे आपको दिखते हैं, छोटे बड़े अलग, कोई कम जलता हुआ, कोई ज़्यादा रोशनी देता हुआ, अलग अलग टिमटिमाने का क्रिया को बहुत चीज़ों में आपको चमकती हुई दिखती है उनमें। तो इन सभी चीज़ों को एक्चुअली टोटल, चाहे आप सूर्य ले, चंद्रमा ले, किसी चीज़ को, जो भी आपको आसमान दिखते हैं, उन सभी को बोला क्या जाता है? तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या है इसका सही जवाब? तो सही जवाब है डी। ओके, खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, चलिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। खगोलीय पिंड यानी कि खगोलीय पिंड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो खगोलीय पिंड जो ऐसी वस्तु को कहा जाता है जो ब्रह्मांड में, ओके, अब ब्रह्मांड क्या होता है ये तो ऑब्वियसली जान रहे, जिनमें ए टू जेड, जिनमें बोल सकते हैं सभी चीज़ों का आता है, चाहे वो कितनी भी चीज़ें दिखती हो हमें। ओके, ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, यानी जिसकी रचना मनुष्य ने नहीं की है। ओके, यानी कि नहीं की है। जैसे कि किन चीज़ों की नहीं की है मनुष्यों ने? जैसे तारों की नहीं की है, ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, गैलेक्सी, उल्कापिंड, ब्लैक होल, पल्सर आदि। ओके, क्योंकि इस प्रकार के ऐसी बहुत सारी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिगर आपको दिया गया है। फिगर में खगोलीय पिंड के बारे में दर्शाया गया है। खगोलीय पिंड किसी एक चीज़ को नहीं बोला जाया जा रहा है। खगोलीय पिंड में आपको तारे भी आ जाते हैं, ग्रह भी आ जाते हैं, और साथ ही साथ प्राकृतिक जितनी भी चीज़ें आपको, उपग्रह भी इनमें दिखाई देते हैं, गैलेक्सी यानी कि गैलेक्सी जो सबसे बड़ा एक तरह से, उल्का पिंड, ब्लैक होल, सभी चीज़ें ए टू जेड जो भी आपको दिख रहे हैं, सारा का सारा खगोलीय पिंड होता है। ओके, आई होप खगोलीय पिंड को लेकर के डाउट्स को आपको क्लियर होगा कि खगोलीय पिंड होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, खगोलीय शास्त्र ही संबंधित है। अब बताएंगे आप कि खगोलीय शास्त्र किस चीज़ से संबंधित है। ओके, तो खगोलीय शास्त्र क्या? ऑप्शन ए सूर्य तथा चंद्रमा का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, ऑप्शन बी खगोलीय पिंडों से के संबंध में अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है, या फिर ऑप्शन सी नक्षत्रों यानी कि नक्षत्रों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, या उपयुक्त सभी। तो हमको आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि सही जवाब क्या होगा। खगोलीय शास्त्र किसे कहते हैं, यानी कि किसी से संबंधित है खगोलीय शास्त्र। तो ऑप्शन सही की तरफ बढ़ेंगे, ऑप्शन सही होगा बी। ओके, खगोलीय पिंडों के संबंध में अध्ययन करने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है खगोलीय शास्त्री। ओके, पहले भी हम सोचते थे खगोलीय शास्त्री के अनुसार ये चीज़ कहा गया है, या फिर खगोलीय शास्त्री के अकॉर्डिंग इस तरीके से बातें बताई गई है। तो ये है क्या? तो ये एक प्रकार का व्यक्ति है जो खगोलीय पिंडों के से संबंधित सारी चीज़ों को हमें बताता है, जानकारियाँ देती है। तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या बढ़ जाता है माय फ्रेंड? तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी खगोलीय पिंड से रिलेटेड है कि कहते किसे हैं। तो जैसे जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा था खगोलीय पिंड क्या होता है, तो खगोलीय पिंड क्या उपग्रह होते हैं, ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, तारे होते हैं। तो एक तरह से इन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो हम टोटल समूह खगोलीय पिंड को लेकर के कह रहे हैं ना। तो खगोलीय पिंड में होने के लिए तो सभी चीज़ें होते हैं, इंक्लूड होता है, लेकिन
एक तरह से सभी चीज़ों को मिला करके हम कहते क्या हैं, तो उनको हम कहते हैं ऑप्शन डी तारे कहते हैं। क्या कहते हैं? तारे कहते हैं, क्योंकि तारे के अकॉर्डिंग सभी कुछ आ गया है, बहुत सारे ग्रह है ना। जैसे कि मून भी आ गया, मून हमें दिखते हैं तो मून एक अलग प्रकार का है ना। तो बहुत सारी चीज़ें उपग्रह मून हो गए हमारे, यानी कि मून की बात करें तो मून चाँद जो है वो उपग्रह है, किसकी उपग्रह है? पृथ्वी के उपग्रह है। तो वो भी एक प्रकार का खगोलीय पिंड में आ गया, नक्षत्र भी खगोलीय पिंड में आ गया, ग्रह भी, और सभी के सभी क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। ओके, क्योंकि सारे के सारे आसमान में हमें दिखते हैं रात में, इसीलिए उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर आपसे क्या कहता है? 4 कहता है कि रात्रि में आकाश में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई देती है। बिल्कुल देती है। तो इन आकृतियों को ही क्या कहा जाता है? ओके, जो भी रात में हमें तारों के विभिन्न प्रकार के अलग अलग समूह दिखाई देते हैं ना, कुछ अलग प्रकार के, पहले बचपन में होता है ना, हम लोग उनमें आसमान में टिमटिमाते तारों को देख करके हम लोग उनमें एनिमल्स बनाने लगते हैं कि ये बियर है, ये है। उनमें मतलब हम लोग अलग अलग प्रकार की आकृतियां जोड़ने लगते हैं, ज्वाइन करते रहते हैं। तो उन्हीं को आकृतियां जो ज्वाइंट एक्चुअली में होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? ओके, तो ऑप्शन ए आपके पास है नक्षत्र मंडल, ऑप्शन बी ध्रुव तारा, ऑप्शन सी खगोलीय पिंड, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन ए क्या कहा था? ऑप्शन ए आपका होगा नक्षत्र मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन क्या कहता है? जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होता, ध्यान रखिए इसमें नहीं होता बोल रहा है। ओके, होता है नहीं, ओके नहीं होता है, वो तारों को प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो ऐसे पिंडों को क्या कहा जाता है? ओके, यानी कि इस प्रकार के जो पिंड होते हैं उनको क्या कहते हैं? जिनका अपना खुद का कोई भी प्रकाश नहीं होता है। ऑप्शन ए उन्हें उपग्रह कहा जाता है, ऑप्शन बी नक्षत्र कहा जाता है, ऑप्शन सी तारा, या ऑप्शन डी ग्रह कहा जाता है। तो सही उत्तर की बात करें तो वो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है ऑप्शन ऑप्शन डी, यानी कि उन्हें हम कहेंगे ग्रह। ओके, क्योंकि ग्रहों का जिस प्रकार से हम जानते हैं खुद का अपना कोई भी ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है, कोई भी प्रकाश नहीं होता, क्योंकि सूर्य की रोशनी से ही वो चमकते हैं और हमें दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। ओके, ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 नंबर आपसे कि वह खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ऐसे खगोलीय पिंड, क्योंकि खगोलीय पिंड में सभी आते हैं ना ग्रहों पे, तो जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तारा कहेंगे, ऑप्शन बी नक्षत्र कहेंगे, ऑप्शन सी उपग्रह कहेंगे, ऑप्शन डी ग्रह कहेंगे। तो बताइए उन्हें हम क्या कहेंगे? तो सही उत्तर के साथ चलते हैं, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? वो हो जाएगा आपका उपग्रह। उन्हें हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ऐसे जो ग्रहों के चारों ओर बढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा अर्थ है, ओके, ये पृथ्वी है, सॉरी ये पूरा शेप में नहीं बना, लेकिन एक तरह से बात करें ये पृथ्वी है, बस समझने के लिए मैं बता रही हूँ। अब पृथ्वी के भी चारों ओर तो कुछ घूमती है ना, ओके, यानी कि पृथ्वी है हमारा, तो ये जो हमारा अर्थ है, इस अर्थ के भी चारों ओर घूमती है, कौन घूमती है? ये मून घूमती है। तो मून जो हुआ वो हमारा अर्थ का क्या हो गया? ये हमारा उपग्रह हो गया। ओके, सैटेलाइट हुआ ना, ये उपग्रह हो गया। तो उसी प्रकार से बाकी ग्रहों के भी अपने अपने सैटेलाइट यानी उपग्रह होते हैं, हमारा एक ही है जो कि मून है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? लीजिए, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इससे तो इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। ऑप्शन ए बी सी डी। ओके, ऑप्शन ए नक्षत्र मंडल है, ऑप्शन बी है तारा मंडल, ऑप्शन सी सौर मंडल, ऑप्शन डी है पिंड ग्रह। आई होप ये सबसे इजी क्वेश्चन है और ऐसा पूछता नहीं है, लेकिन इस सब चीज़ों का नॉलेज भी होना बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ऑप्शन सी सौर मंडल। ओके, क्योंकि हम सौर मंडल के बारे में बात कर रहे हैं, सौर मंडल सूर्य के परिवार यानी कि सौर मंडल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस ग्रह, ओके, निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? देखिए ये क्वेश्चन है कि निम्न में से इनमें से वह कौन सा ऐसा ग्रह है जिनका सबसे ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो वो बताना कि कौन सा ग्रह है जिनमें सबसे अधिक चंद्रमा है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। तो वो आपका बताना उसमें कौन सा है। तो इनमें से जो हम सही उत्तर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वो है कौन है? शनि है। शनि है जो, शनि वो ऐसा ग्रह है जिसमें सबसे अधिक चंद्रमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दीर्घ वृत्ताकार, ओके, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग से गृह निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसको निम्न में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कक्षा कहा जाता है, ऑप्शन बी परिक्रमा कहा जाता है, ऑप्शन सी स्रोत कहा जाता है, या ऑप्शन डी छल्ले कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा जो आप समझ सकते हैं दीर्घ वृत्ताकार। ओके, यानी कि जिस प्रकार से ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य के, यहाँ सूर्य है, ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बना रही हूँ ऐसे ही, ये सूर्य है और ये उनका पाथ बना हुआ है, यानी कि रास्ता बना हुआ है जो भी, और सभी ग्रह इनके चारों ओर मतलब राउंड लगाते हैं ना, करते हैं ना, इनकी परिक्रमा करते हैं। तो ये जो बोल रहा है कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑब्वियसली उनको हम क्या कहेंगे? उनको मतलब किस चीज़ पर, मतलब वो चक्कर लगाते हैं, उस जिस पर लगाते हैं उनको क्या कहेंगे? तो उनको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए कक्षा कहेंगे। क्या कहेंगे? कक्षा कहेंगे। ओके, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इट मीन्स इसमें पूछा जाता है कक्ष, यानी कि इनका जो पाथ होता है उन्हें ही बोल रहा है कि वो होता क्या है। तो ये जो जो घूमने के लिए जो बनाया हुआ है ना, अपने अपने स्थान पे सभी ग्रह घूमते हैं, इसी चीज़ को पूछ रहा है। तो ये कक्ष अपने अपने कक्ष सबके बनाए गए हैं जिन कक्ष पर ही वो घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सूर्य से सबसे निकट ग्रह, ये देखिए ये भी पता होना चाहिए सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। ठीक है, पृथ्वी के करीब कौन है, पृथ्वी के बाद कौन है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा ग्रह है, हर किस ग्रह में कितने उपग्रह हैं, इन सभी चीज़ों का आपका इसमें मतलब जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा। आई होप ये क्वेश्चन आप देखते के साथ समझ गए होंगे, क्योंकि ये थोड़ा इजी है,
ऑलरेडी सब पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में, ग्रहों के बारे में। ओके, तो ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी शनि। लेकिन बेसिक लेवल से स्टार्ट करें माय फ्रेंड्स, तो सभी क्वेश्चन को तो इसमें इंक्लूड करना है ना। ऐसा नहीं कि चलो इजी है इसको छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा हार्ड हार्ड लो, बोथ रहना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं सीटेट का जो पेपर रहता है वो मॉडरेट रहता है, ना हाई ना लो। ओके, वो मॉडरेट रहता है, उसमें कंबाइंड रहता है, कुछ ईजी कुछ हार्ड। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं उलझने वाले, कुछ कुछ क्वेश्चन सुलझने वाले, सभी मिक्सअप रहता है, तो इसलिए उसको मॉडरेट बोलते हैं कि सारा लेकर के चलना। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन को भी लेकर के हमें चलना होगा, हर क्वेश्चन को जो भी उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो भी आपका टॉपिक है उनसे। यहाँ पर पूछता है आपको कि बताइए सूर्य के सबसे निकट कौन सा है, तो ऑब्वियसली आप सब जान रहे हैं कि बुध जो है यानी कि सबसे पहला मरकरी वो सबसे निकट है सूर्य के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्न में से किस ग्रह के, ओके, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर छल्ले। यहाँ देखिए छल्ले वाले क्वेश्चन पूछा जाए जरा कि इनमें छल्ले कौन से, छल्ले समझते हैं ना। यहाँ जो ग्रह है और इनमें से इस तरीके से एक रिंग जैसा बना हुआ था वो पूछ रहा है, वो कौन से ग्रह में है। ऑप्शन ए नेपच्यून में है, यानी कि सॉरी यूरेनस में है, या फिर ऑप्शन बी शनि में, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो चलिए इसे देखकर हम समझ जाएंगे कि जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर सभी में होते हैं, यूरेनस में भी, शनि में भी, बृहस्पति, इन तीनों में हमें क्या देखने को प्राप्त होते हैं, ग्रहों के चारों ओर छल्ले देखने को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्न में से बाह्य ग्रह किसे कहते हैं। देखिए बाह्य ग्रह क्या होता है, बाह्य ग्रह यानी कि बाहरी ग्रह, एक आंतरिक ग्रह, एक बाहरी ग्रह होता है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सूर्य है, ओके, सन है, मैं ऐसे ही बना रही हूँ, तो सन है और ये सबका अपना अपना पाथ बना हुआ है। ओके, तो ये जो सबका अपना अपना, एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा इसे मैं फिर से कर लेती हूँ। तो ये जो सबका अपना अपना मतलब ये पाथ बना हुआ है, यहाँ सूर्य हो गया और इस सूर्य के बाद सबको अपना अपना ये इस तरीके से पाथ बना हुआ, ठीक है। तो इन पाथ में भी यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर बुध है, यहाँ पर हो गया शुक्र, यहाँ पर हो गया पृथ्वी, यहाँ पर हो गया चलो ये मंगल। तो इस तरीके से जो बढ़ता जा रहा है क्रम, तो ये जो बढ़ते इनमें से चार, ओके, शुरुआती सूर्य के सबसे निकट जो चार ग्रहों को छोड़ करके बाकी के जो चार ग्रह होते हैं वो चारों के चारों बाह्य ग्रह में आते हैं। ओके, और बाकी का ये आंतरिक ग्रह में। आपसे पूछ सकता है बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं। तो इनमें पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा बाह्य ग्रह है। तो इनमें से आपको पहचानना होगा, शुरुआती के चार ग्रह होंगे तो इट मीन्स वो बाह्य ग्रह नहीं होंगे, और जो नहीं होंगे वो ऑब्वियसली होंगे। तो चलिए इनमें से हम देख लेते हैं। पृथ्वी जो है वो बिल्कुल तीसरा है, बुध जो है वो बिल्कुल पहला है, शनि जो है वो बिल्कुल नहीं है, और शुक्र जो है वो दूसरा है। तो इट मीन्स इनमें से कौन सा बच गया, सी ऑप्शन बच गया शनि। क्योंकि शनि की बात करें तो शनि जो है वो मंगल के बाद का इस साइड का आने वाला है, क्योंकि चार जो है ये शुरुआत में बुध, शुक्र, पृथ्वी और यहाँ मंगल, तो इन चारों यानी कि ये आंतरिक में आ गया, बाकी इधर के बाह्य में शनि का आ गया। तो ऑब्वियसली हमें उत्तर मिल गया। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बाह्य ग्रह कौन कौन से है और आंतरिक ग्रह कौन कौन से। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि शनि जो होगा ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है, निम्न में से कौन ग्रह, ओके, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। ये भी आपको बहुत जरूरी है, कम समय में कौन सबसे ज़्यादा करता है, ज़्यादा समय में किनको लग जाता है, कौन से ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लग जाता है। इन सभी चीज़ों का नॉलेज आपको इसमें होना आवश्यक है। पहला ऑप्शन आपको कहता है क्या वो नेपच्यून है, ऑप्शन बी यूरेनस है, ऑप्शन सी शनि है, या ऑप्शन डी बृहस्पति है, वो पूछा जाए जरा आपसे। तो इसमें आंसर की बात करें तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी जो है यानी कि बृहस्पति जो है वो इसका सही जवाब होगा। वो बृहस्पति सूर्य मतलब बृहस्पति वो ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्न में से सबसे अधिक समय बताइए कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। अभी बोला गया ना कम और अधिक, जहाँ कम का बात होगा अधिक का हो सकता है इनमें से एक पूछ दे, कम या ज़्यादा। ओके, तो हमें दोनों का पता होना आवश्यक है। ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बृहस्पति। अब इनमें आपसे पूछा जाए जरा कि कौन है जो मतलब सबसे अधिक समय लेता है। तो आंसर में आ जाए तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वो है नेपच्यून। ओके, नेपच्यून जो है वो ऐसा ग्रह है जो सबसे अधिक समय लेता है सूर्य मतलब कि सूर्य की परिक्रमा करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर देखिए क्या कहता है। 5 नंबर आपका कहता है कि निम्न में से सबसे अधिक चंद्रमा वाले ग्रह है, चंद्रमा वाले ग्रह कौन है। ऑप्शन ए बुध है, ऑप्शन बी शुक्र है, ऑप्शन सी ए बी दोनों है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब की ओर बढ़ते हैं। सही जवाब क्या होगा बताइए, सबसे अधिक चंद्रमा वाले ग्रह है कौन है इनमें से जो सबसे अधिक चंद्रमा वाले ग्रह है। तो इसका सही जवाब बोलेंगे ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप कहेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा कैसे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं ये जो लास्ट का ऑप्शन है ना उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में कभी भी इसको आप निगलेक्ट मत कीजिए, इसको भी ले करके ही चलना, क्योंकि क्वेश्चन में जब आपसे एक पूछा जाया जा रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या ऑल मतलब ऑल द अबव यानी कि सभी होंगे, तो इनको भी कहीं ना कहीं ध्यान में आपको माइंड में रख करके क्वेश्चन को पढ़ना है। हम लोग इनको भूल जाते हैं, बाकी ऊपर के तीन ऑप्शन को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहली बात ये पूछता है नहीं है। ओके, तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि निम्न में से जो सब चंद्रमा वाले स्टार्टिंग में कौन कौन से नहीं है, तो कौन कौन से नहीं हमने शुरुआत में पढ़ा था, हमने बात की थी ना कुछ समय पहले। यदि आपने मेरे वीडियो पे ध्यान दिया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ क्वेश्चंस में, तो आपको पता है कि बुध में कोई भी अपना मतलब उपग्रह नहीं है, शुक्र में कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। स्टार्ट कहाँ से, पृथ्वी से, जो कि पहला उपग्रह है, एक ही उपग्रह है, और वो उपग्रह कौन सा पृथ्वी का, वो है मून। ओके, चांद। तो इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछ रहा है कि कौन सा अधिक चंद्रमा वाले ग्रह है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोई नहीं है दोनों में से। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति लगभग कितनी है वो आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास चारों दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को आप देख करके सोच सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन बहुतों को
नहीं आता होगा तो क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन है ना, इसमें किलोमीटर पर सेकंड का भी है, MLS के बारे में भी, दोनों के बारे में बोला गया है। तो 3 लाख और 33,000 मतलब 3,30,000 दोनों के बारे में बोला गया है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास जैसे जैसे कि बोलता है कि 3 लाख का है, सेकंड ऑप्शन आपके पास 3,30,000 का, उसी तरीके से सी भी है 3 लाख का और डी है 3,30,000 का। यहाँ किलोमीटर पर सेकंड का, यहाँ पर MLS पर सेकंड का आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में हम बात करें तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सही आपका। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ये 3 लाख का, 3,30,000 में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। ओके, तो 3,30,000 में नहीं जाना, 3 लाख में जाना है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि ये जो होगा वो किलोमीटर पर सेकंड में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा। ओके, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में बताइए कितना लगभग समय लगता है। अब बताइए क्या वो 29 दिन लग जाता है, 28 दिन लग जाता है, 27 दिन लग जाता है या 30 दिन लग जाता है। तो ये चंद्रमा की बात हो रही है। ओके, हम लोग पृथ्वी की बात ज़्यादातर करते हैं लेकिन चंद्रमा के बारे में, उपग्रहों के बारे में भी हमें जानना जरूरी है कि कितना दिन लग जाता है। तो वो लग जाता है 27 दिन। कितना लग जाता है? 27 दिन। ओके, तो ये चक्कर लगाने में कितना टाइम लग जाता है? पृथ्वी का चक्कर लगाने में चंद्रमा को 27 दिन का टाइम लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि 29 जुलाई को, ओके, यानी 29 जुलाई को, यानी कि 1969 ईस्वी को सर्वप्रथम, यानी कि सबसे पहली बार बात करें तो चंद्र पर पहुंचने वाले व्यक्ति कौन था? तो ऑब्वियसली तो क्वेश्चन तो मुझे तो क्या बोले, आप तो सब समझ गए होंगे पढ़ के। सर्वप्रथम पूछ रहा है और चंद्रमा पर पहुंचने वाला पूछ रहा है व्यक्ति। तो ऑप्शन ए विलियम जेक, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी अगस्टन, या ऑप्शन डी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आप जान रहे हैं कि कौन ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, वह छोटे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। वह छोटे पिंड जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे पिंड की बात करें, बड़े बड़े की नहीं बात हो रही है, तो छोटे छोटे पिंड को क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह कहा जाता है, या ऑप्शन बी आंतरिक ग्रह, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी उल्का पिंड। तो हम जानते हैं कि बाह्य और आंतरिक ग्रह क्या होता है, ये तो नहीं होगा क्योंकि हमने बात की ना शुरुआत में। उल्का पिंड के बारे में भी हमने बात की, ये नहीं होगा। बच रहा एक ऑप्शन, वो है क्षुद्र ग्रह। तो ऑब्वियसली उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्षुद्र ग्रह होंगे। जो क्षुद्र ग्रह है वो छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चक्कर और लगाते हैं, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, सूर्य के चरों और कुछ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, कैसे छोटे छोटे टुकड़ों की बात की जा रही है, जरूरी नहीं कि सिर्फ बड़े टुकड़े चक्कर लगाए। ओके, तो छोटे छोटे टुकड़े भी चक्कर लगाते हैं, तो बताइए इन्हें क्या कहा जाता है? ओके, तो सूर्य के चरों और कुछ पत्थरों में, यानी कि उनके आसपास में कुछ छोटे छोटे पत्थर जो चक्कर लगाते हैं, राउंड लगाते हैं, उन्हें आप बताइए क्या कहते हैं? क्या उन्हें हम उल्का पिंड कहेंगे, क्या उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहेंगे, क्या उन्हें बाह्य यानी बाह्य ग्रह कहेंगे, या फिर उपयुक्त सभी होगा? तो आपको क्या पता है कि उल्का पिंड उसे कहेंगे या नहीं? क्षुद्र ग्रह के बारे में अभी हमने जाना, बाह्य ग्रह आप जानते हो, उपयुक्त सभी तो कहेंगे नहीं। तो ये तीनों अपने आप कट जाता है। ऑप्शन एक बच रहा हमारे पास, वो है उल्का पिंड। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। ओके, क्वेश्चन काफी इजी लग रहे होंगे ना आपको, क्योंकि ये शुरुआती दौर है तो इजी है, लेकिन पूछे इनमें से गए हैं। अब पूछे जाने के चांसेस कैसे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उनके चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए इन सब के बारे में तो हम जाने, और नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए। 20 क्वेश्चन हमने कर लिया, 10 क्वेश्चन बचे, इनमें से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, हमारे फ्रेंड्स, यहाँ पर बोलता है कि वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। बताइए, ये आप समझ गए होंगे देख करके कि उसे विषुवत रेखा कहते हैं, या फिर अक्ष कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ऑब्वियसली ये अर्थ है, इनको दो भागों में बांट रहा है, वो कौन होता है? वो होता है इक्वेटर। ओके, तो इक्वेटर को क्या कहेंगे हम? इक्वेटर को ऑब्वियसली हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सही जवाब, विषुवत रेखा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को देखिए, हम लोग बेसिक लेवल का पढ़ रहे हैं तो बहुत नॉर्मल नॉर्मल भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अक्षांशों को मापा जाता है। बताइए कैसे मापा जाता है? क्या उन्हें किलोमीटर में मापा जाता है, मिलीमीटर में, मिलीलीटर में मापा जाता है, घन में नापा जाता है, अंश में नापा जाता है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें हम अंश में नापते हैं। ओके, यानी अंश में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? जैसे जैसे हम विषुववृत्त रेखा से दूर जाएंगे, है ना, ये पूछा जाता है आपसे कि जैसे जैसे हम विषुववृत्त रेखा यानी इक्वेटर से यदि दूर जाते हैं तो बताइए अक्षांशों का आकार कैसा होगा? क्या वो बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, या निम्न में से कोई नहीं होगा? वो बताना आपको। क्या होगा? तो होगा क्या? वो हो जाएगा घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ठीक है, याद रखिएगा वो घटता है। विषुववृत्त रेखा से हम दूर जाएंगे तो वहाँ का अक्षांश का जो आकार है वो घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा जी? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट यहाँ पर पूछता है कि जिस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? ऑब्वियसली उसे ए निम्न कटिबंधन कहेंगे, बी शीतोष्ण कटिबंधन, सी उष्ण, या फिर डी उल्कापिंड। अब आप गैस कीजिए, बताइए क्या होगा, क्या होगा उसका सही जवाब? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वो क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय। ओके, उष्ण कटिबंध जो है वो ऐसा क्षेत्र है जो सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होने पर वो उसको कहा जाएगा। ओके, तो ऊष्मा प्राप्त होती है सबसे ज़्यादा सी नंबर, उष्ण कटिबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर रेखाएं क्या है? बताइए देशांतर रेखाएं क्या है? क्या वो वास्तविक है, काल्पनिक है, समानांतर है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो वो हम ऑब्वियसली जान रहे हैं कि वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर बी। ये सारा क्या है? ये काल्पनिक है, काल्पनिक बनाया गया है ना देशांतर अक्षांश, क्योंकि वैसे सुविधा हो जाता है कि कहाँ क्या है क्या नहीं है, सभी चीज़ों का रूट्स पता चलता है। ऐसे तो रियल में आप देखेंगे तो ऐसा कुछ भी है नहीं, लेकिन इसलिए इसे हम काल्पनिक कहते हैं, क्योंकि काल्पनिक करके भी वो मतलब उसका अंदाज़ा लिया जाता है। भारत का समय ग्रीनविच की यदि बात करें हम, ओके, भारत का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है ना? तो भारत बताइए ग्रीनविच के पूर्व यदि बात करें तो ब्लैंक में स्थिर है। कितने के स्थिर में? ए बी सी डी, है ना? 80 डिग्री 30 का है, या फिर सॉरी 82 डिग्री 30 का है, या 82 डिग्री 35 का है, या 82 डिग्री 15 है, या फिर 62 डिग्री 35 का है? तो ऑप्शन के साथ चलेंगे, सही ऑप्शन इसका जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कितने पे है? 32 डिग्री
30 का है, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ पृथ्वी की गति है कौन सी है? ऑप्शन ए परिक्रमण है, ऑप्शन बी घूर्णन है, ऑप्शन सी ए बी दोनों है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं है, ये बताना है आपको। तो पृथ्वी की गति है वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ओके, ए और बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों पृथ्वी की गति है, यानी कि परिक्रमण और घूर्णन दोनों ही पृथ्वी की गति है। आप कहिएगा कैसे? तो ऑब्वियसली पृथ्वी खुद भी घूमती है और वो सूर्य के भी चारों ओर लगाती है, ओके। घूर्णन में जो होगा, घूर्णन में वो स्वयं पृथ्वी स्वयं चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पर खुद घूमती है, और परिक्रमण में वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट पूछता है आपसे, पृथ्वी का कौन सा भाग भूमंडल कहलाता है इनमें से? ऑप्शन ए समुद्री भाग कहलाता है, ऑप्शन बी ठोस भाग जिस पर हम निवास करते हैं, ऑप्शन सी वन क्षेत्र जहाँ वन्य जीवन निवास करते हैं, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनका जो बताइए सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओके। ऑप्शन नंबर बी, जो ठोस भाग होता है ना, जिस पर हम निवास करते हैं, वही पृथ्वी का भूमंडल भाग कहलाता है। कौन सा भाग कहलाएगा? भूमंडल भाग कहलाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ जाइए। नेक्स्ट, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूर्ण करने में कितना समय लग जाता है? ऑब्वियसली आप जान रहे हैं, ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 365 दिन, ऑप्शन सी 364 दिन यानी कि 64.5 दिन एंड हाफ दिन, और ऑप्शन डी यानी कि 366 दिन। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओके। यानी कि ऑप्शन ए बात करें तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 24 घंटे लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 24 घंटे पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूर्ण करने में 24 घंटे लग जाते हैं। अब 365 दिन और ये 366 दिन का क्या मामला है? तो ऑब्वियसली लीप ईयर को लेकर के 366 दिन हो जाएगा, और 365 दिन वो सूर्य के चक्कर और लगाती है तो पूर्ता है एक साल में, ओके। और एक दिन की बात करें, जिस प्रकार से भी घूर्णन की बात की थी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, तो वो 24 घंटे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की परिक्रमण, आप जैसा वो क्वेश्चन तो ईजी था, जान रहे हैं, लेकिन फिर भी चलो मेरा काम है बताना। पृथ्वी के परिक्रमण गति तथा अक्ष के निश्चित यदि बात करें दिशा की, तो झुके होने का कारण क्या है? आप जानते हैं लट्टू नचता है, नचो लट्टू ऑब्वियसली बचपन में सभी कोई नचाए खेले हैं, देखे हैं, जो नहीं किए हैं। सो उनमें से आप जब भी परिक्रमण होता है, लट्टू घूमती है, तो ऊपरी जो उसका वो झुकाव होता है, थोड़ा सा झुक जाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो इतना तेज़ गति से घूमता है, तो तेज़ होने के कारण वो ऊपरी एरिया झुक जाता है। तो यहाँ आपसे पूछता है कि वही पृथ्वी की परिक्रमा जो गति तथा अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने का कारण बताइए। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है, तो उसका ऊपरी झुकाव झुके होने का कारण बताइए। और जो कारण है तो वो क्या परिवर्तन करता है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुतों को नहीं पता होगा कि परिवर्तन क्या लाता है। झुका हुआ कितना झुकाव है सबको पता है, 23.5 डिग्री का झुकाव है, लेकिन उससे परिवर्तन क्या है? तो वो देखिए, वो भी थोड़ा बढ़ता घटता रहता है, ऐसा नहीं। तो ऑप्शन ए दिन रात होता है, या ऑप्शन बी ऋतु बदलती है, ऑप्शन सी समुद्री ज्वार होता है, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता, ओके। इनमें से उपरोक्त सभी हो नहीं सकता है। और जहाँ तक बात है समुद्री ज्वार का, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब बात होगी दिन रात और ऋतु का। तो दिन रात हम जानते हैं कि सूर्य के करीब होने के कारण, मतलब दिन रात का हमें पता है, ऑब्वियसली वो खुद का घूर्णन करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उनके कारण दिन रात होता है, ओके, ना कि सूर्य के चारों ओर लगाने का। तो वो ये जो ऋतु बचा ना, ये इसका सही उत्तर है, क्योंकि परिक्रमण में ऋतु ही आता है ना। क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो उनमें तो ऋतु का ही चेंजिंग आएगा ना। गर्म ठंड बरसात जो भी आते हैं वो आता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने के कारण ही, अपने अक्ष पे निश्चित झुके होने के कारण का भी ये रीज़न है। झुके होने का कारण का भी ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? ऋतु हो जाएगा, ओके। तो माय फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चन जो आज हमारा इस सीरीज़ में रहा, नेक्स्ट जस्ट वीडियो होगा उसमें हम और इससे ज़्यादा 50 क्वेश्चन या फिर 60 क्वेश्चन को लाएंगे। ये 30 क्वेश्चन का आज करते हैं, क्योंकि टाइम को ध्यान में रखते हुए आज का 30 क्वेश्चन ये मैंने इसमें लिया है। आई होप ये सेशन आपके लिए, यानी कि ये वीडियो आपके लिए इंजॉयफुल रहा, क्योंकि काफ़ी इजी और कंसेप्ट बेसिक लेवल के थे, तो बहुत अच्छा लगा था। जिनको नहीं पता हो, या बहुत लोग होते हैं कि चलो भूल जाते हैं समय के साथ, और बहुत है कि चलो कंटिन्यू है, याद है, तो इन दोनों में ये बिल्कुल काम आएगा। लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप के आपसे पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन जो इनमें पूछे गए हैं सीटेट में, और कुछ क्वेश्चन है जिनके पूछने की संभावना बिल्कुल बनती है इन्हीं में से। तो चलिए, इसी प्रकार से ये सेशन जो है भूगोल का, उन्हें हम पूरा कंप्लीट करेंगे A to Z, जहाँ हम 6 क्लास का बेसिक लेवल से स्टार्ट किए पूरा 8 तक फिनिश करेंगे। तो इसी के साथ हम बने रहेंगे, और आगे इसी तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स तीनों को लाएंगे, और साथ साथ पेडागोजिकल क्वेश्चंस भी हम देखेंगे इसमें। ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे, उन्हें छोड़ देंगे, सभी को देखना है। मैंने शुरुआत में ही बात की थी, सभी को देखना है, तो सभी को देखना हमें। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमें इस सीरीज़ को इसी तरीके से बढ़ाते रहना होगा निरंतर आगे, और इस भूगोल का जो चल रहा है इनको कंप्लीट करना होगा। तो इसी प्रकार से हम बढ़ते रहेंगे। अभी भूगोल का जो हमें बहुविकल्पी प्रश्न देखे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चंस को, इससे आगे का सीरीज़ को देखेंगे। इन क्वेश्चंस को नहीं रिपीटेड करेंगे, ओके। यदि रिपीटेड करना होगा तो इसके लिए मैं मैराथन क्लासेस लाऊंगी टोटल ऐड करके। लेकिन ऐसा नहीं कि नेक्स्ट में हम इसी क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट में इसी लेवल का क्वेश्चन को आगे देखेंगे, जस्ट नेक्स्ट चैप्टर का आगे को, ओके। तो ये इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेगा, और इसको क्वेश्चन को हम लोग को कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए, भूगोल के हम इस भाग को देखें, अगले भाग को देखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।